माँ की लोरी हो या प्रेमिका को रिझाने के गीत, सभी का मूल तब तक सही नहीं है जब तक उनके शब्दों को सही धागों से ना पिरोए गए हो। क्या आपने गौर किया है कि अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो किसने लिखा है? शायद नहीं। और ना ही ये जानने की कोशिश की होगी कि वो गाने जो हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, उनके शब्दों को किसने पिरोया, किसने बुना है उनके ताने बाने को। वो हैं हमारी फिल्मों के राइटर्स, जिनके बिना हमारे सुपरस्टार एक्टर्स और सिंगर्स सब गूंगे नजर आएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है bollywoodcalendar.com में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बॉलीवुड को तैयार करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, किसी एक एक्टर का हाथ नहीं होता। ऐसे तमाम लोग हैं जो एक इंडस्ट्रीज को खड़ा करते हैं, जिसमें बहुत सारे काम हैं, जिसमें से एक काम जो है वो लेखन का है, राइटिंग का है। तो आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, जिनका नाम साहित्यिक दुनिया में कोई नया नहीं है, राष्ट्रीय कवि, लाल किले के मंचों से 5 बार काव्य पाठ कर चुके, सैकड़ों पुरस्कारों के विजेता हैं और बहुत सारी पुस्तकों के रचयिता हैं। और ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि बॉलीवुड कैलेंडर की टीम आपको उन तक ना पहुंचाए? तो आइए हम आपको मिलवाते हैं श्री बेबाक जौनपुरी जी से। स्वागत है सर आपका bollywoodcalendar.com में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और तमाम जो आपके बॉलीवुड कैलेंडर को सुनने वाले श्रोता हैं उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, आपसे पहला सवाल हमारा ये है, लेखन जो कार्य आपने शुरू किया वो कब किया? लेखन तो जब मैं किशोरावस्था में था, 18-19 साल जब मेरी आयु थी, तब से मैंने लेखन शुरू कर दिया था। 18 वर्ष की आयु से लेखन शुरू कर दिया था। अच्छा सर, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जब हम किसी राइटर के बारे में बात करते हैं तो बड़ा एक छोटा सा सवाल आ जाता है कि बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होता है तो इसलिए वो शायर हो जाते हैं। तो क्या आपके विषय में भी यही है या कोई और वजह रही? नहीं, देखिए, दिल टूटना तो ये है कि आप इश्क में नाकामयाब हो गए तो दिल टूटता है। मैं इस बात को तो नहीं मानता कि ऐसा मेरे साथ कुछ था। हाँ, लेकिन एक बात और है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जिस दिल में दर्द नहीं, वो काव्य सृजना कर ही नहीं सकता, वो कविता लिख ही नहीं सकता, वो शायरी कर ही नहीं सकता। कवि होने के लिए एक संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर भावनाएं प्रवाहमान हो, जिसके अंदर लोगों की पीड़ा का अनुभव हो, वही कविता लिख सकता है, वही काव्य की सृजना कर सकता है। आज आप एक सफल राइटर हैं, तो आपका जो ये एक लंबा सफ़र रहा, इसके संघर्ष की कहानी या कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए महावीर जी, जो सफलता है वो संघर्ष से ही है। बिना संघर्ष किए कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, ये मेरा अटल विश्वास है। मैंने देखा भी है। अब मैं उदाहरण लेता हूँ आपको, हालांकि मैं राजनीति पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम किन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं तो ये सब चीज़ें आ जाना सहज है। राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ। एक ऐसे परिवार से आए जो राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत परिवार था। जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक परिवार का उनके ऊपर जो मोहर लगी, उनके राह में आड़े आई है, उनका हुनर नहीं है, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं है जितना कि उनके पूर्वज इंदिरा जी और नेहरू जी थे। जी बिल्कुल। हम फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं जी। आप अभिषेक बच्चन को ले लीजिए, उनके पिता अमिताभ बच्चन महानायक हैं, संघर्ष के बाद महानायक बने।
सब जानते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। जी बिल्कुल। एक उनको जो है निकाल भी दिया गया, कई बार उनको रिजेक्ट किया गया, और वहाँ से उठ के उन्होंने हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे, और वही फिल्म इंडस्ट्री आज उनको बादब सलाम करती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी यही है। तमाम बड़े बड़े नेताओं के बच्चे राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन वो सभी सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। जो संघर्ष करेगा वही सफल होगा, ये मान के चलिए। कविता के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। मेरे स्वयं के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरे सर पे हाथ रख दे। मैंने संघर्ष किया, अपमानित हुआ, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, जिन लोगों ने मुझे कमतर आंका, आज मुझे वो सम्मान भी देते हैं और मेरा लोहा भी मानते हैं। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आज बॉलीवुड कैलेंडर, कल को हो सकता है आने वाले समय में ये देश का ख्यातनाम चैनल हो जाए, तो फिर आप भी बताएंगे अपने संघर्ष की कहानी, आप भी संघर्षरत हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात को हम भी मानते हैं। संघर्ष जो करता है वो सफलता भी उसको मिलेगी। चलिए इससे थोड़ा सा दूर चलते हैं, और जो जीवन है हमारा, जब आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? एक ये छोटा सा सवाल हर किसी के जहन में आता है और पूछा जाता है, तो मेरा ये सवाल आपसे। मेरी सफलता के पीछे जी सिर्फ मैं और सिर्फ मैं हूं। अच्छा, ये थोड़ा सा यूनिक आंसर हो गया, फिर भी। मेरी सफलता के पीछे मेरा दृढ़ निश्चय, मेरी एकाग्रता, मेरी न हारने की जिजीविषा, न थमने का। मैंने एक लिखा, मेरी कविता है कि बन प्रखर आगे निकल, दामन पकड़कर नेह का, उठ खड़ा हो त्याग दे आलस्य अपनी देह का, सीख तू चींटी से गिर को लांघती अभिमान से, मीन समझते हो? मछली। मीन जल को चीरती आगे बढ़ी है शान से, हौसला फौजी न डिगता दर्द सहता लेह का, उठ खड़ा हो त्याग दे आलस्य अपनी देह का, उठ खड़ा हो त्याग दे आलस्य अपनी देह का, सीख तू है सिंह भी नृपवनों का, नृप माने राजा, सिंह भी है नृपवनों का, क्या नहीं श्रमशील है? समझिएगा, सिंह भी है नृपवनों का, क्या नहीं श्रमशील है, जो चला ना रुक गया वह ही अधूरा गीत है, मत बना रे घोंसला तू मन में कुछ संदेह का, उठ खड़ा हो त्याग दे आलस्य अपनी देह का। जो चलते हैं वो मंजिल पे पहुंचते हैं, जो केवल ख्वाब देखते हैं वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते। मैं हमेशा कहता हूं कि तेज दौड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते धीरे चलो, नहीं चल सकते रगड़ के चलो, घसीट के चलो, लेकिन चलो, अपनी जगह को छोड़ो। जो अपनी जगह को छोड़ता है वही कामयाब होता है, वही नई कहानी, नया इतिहास रचता है। अच्छा, दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने पहले कहा था आपसे कि हम जिनसे अभी बात कर रहे हैं उनका नाम बेबाक जौनपुरी है, और मुझे भी लगता है कि बिल्कुल ये नाम इनके स्वभाव को, इनके व्यक्तित्व को शूट करता है। जैसा आपने सुना कि सवाल का जवाब आपने सुना, तो चलिए अच्छा लगा, और बड़ा अच्छा लगा कि हमें चलते चलते एक नायाब सी एक कविता आपने सुना दी इसी बहाने, और बहुत अच्छा हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा। जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है तो उनके आलोचक भी होते हैं, और आप ये बात मानेंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मुश्किल वक्त में आपको संभाला हो या प्रथम श्रोता के रूप में समझा हो। हाँ, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आलोचना की जहाँ तक बात है, जिसके जीवन में
आलोचक नहीं है। जी। मैं समझता हूँ कि केवल मुर्दों के जीवन में आलोचक नहीं है, जीवंत व्यक्तियों के जीवन में आलोचकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आलोचक तो होने चाहिए, एक और पक्ष होता है, उसका घृणित पक्ष होता है, वो होता है निंदक। आलोचना बहुत अच्छी चीज है, आलोचना होती रहनी चाहिए। आलोचना हमें सिखाती है। आलोचक हमारे टीचर होते हैं, वो हमारी कमियों को इंगित करते हैं और कहीं ना कहीं जब हमें हमारी कमियां पता लगती हैं तो हम उसमें सुधार करने का कार्य भी करते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो निंदक है, जो आपकी सफलता से कहीं ना कहीं आंतरिक परेशान रहते हैं। वो आपके घनिष्ठ होते हैं, आपके परिवार से हो सकते हैं, आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, वो निंदक हो सकते हैं। बाकी प्रशंसक और आलोचक वो होते हैं जो आपसे नजदीकी रूप से नहीं जुड़े होते, निजी रूप से नहीं जुड़े होते हैं। तो आलोचकों का होना तो मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। प्रत्येक के जीवन में आलोचक होने चाहिए। वो हमारे अध्यापक होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। मैं बहुत ही रियलिस्टिक आदमी हूँ, यथार्थवादी व्यक्ति हूँ, यथार्थ पे जीता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन में मुझे मेरे सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरा सहारा हो। मैं स्वयं का सहारा हूँ और मैंने स्वयं पर विश्वास किया है, स्वयं के दम पर आगे बढ़ा हूँ, स्वयं को का गुरु हूँ और स्वयं का ही चेला हूँ। मैंने सीखा भी खुद ही है और खुद को सिखाया भी है। हाँ, फिर भी यदि कोई बहुत जबरदस्ती करके मुझसे पूछे तो मैं वो कहूँगा समय ने मुझे सब बहुत कुछ सिखाया। समय मेरा पहला श्रोता है और समय ही मेरी असफलता थी, समय ही मेरी सफलता है। बॉलीवुड में कोई ऐसा नाम, उन राइटर्स के नाम, जो कुछ नाम आपके जहन में आते हो जो आपको लगते हैं कि एक बेहतर नाम है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए बहुत अच्छे लोग हैं बॉलीवुड में और जो मेरे पसंदीदा जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उसमें गुलजार साहब हैं और सलीम जावेद की जोड़ी तो क्या कहने। और नए में एक गीतकारों में बात करूँ तो एक मोहन मुंतजर हैं। मोहन मुंतजर हैं, हाँ, बहुत वो अच्छे पोएट्री भी हाँ करते हैं। वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये लोग ऐसे कुछ नाम है जो आपको भाते हैं? हाँ। सर, आपसे एक और सवाल, बॉलीवुड में नए राइटर्स के लिए, उनके काम करने के लिए आपकी ओर से क्या संदेश है और क्या कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जो लेखक होता है वो होता है, लेखक बनना और लेखक होना जी, दो अलग अलग चीजें हैं। जो लेखक बन रहा है नहीं, बन रहा है, उसके लिए तो टिप्स हो सकती हैं। लेकिन जो लेखक है, बाय बर्थ है, बाय जन्म से है, उसके लिए कोई टिप्स नहीं होती है। हाँ, जो बनने का प्रयास कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ें और कुछ ऐसा लेके आए जो किसी ने नहीं सोचा हो। कुछ नया। केवल वहाँ से कुछ उठाया, वहाँ से कुछ उठाया, जोड़ दिया, इससे न तो साहित्य का या फिल्म इंडस्ट्री का भला होगा, ना ही वह लेखक अपनी पहचान बना पाएगा। कुछ नई चीज़ कर दो। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और नई से नई चीज़ें के विषय में सोचना है और अपनी कल्पना को नए पंख देने, नई उड़ान भरनी है। और फिर मैं चलते चलते कह सकता हूँ, न तो कोई किसी को लेखक बना सकता है, ना कोई किसी को कवि बना सकता है। या तो लेखक होता है या नहीं होता है। और ये है विवेक जौनपुरी अपने अंदाज में। निश्चित।
और हमें जो जानकारी मिली है, बॉलीवुड कैलेंडर की टीम को जो जानकारी मिली है, उसमें कुछ जानकारी ये भी मिली है कि आपने एक बहुत अच्छी एक रचना की है, और वो रचना है रामायण से जुड़ी हुई। तो कुछ उसके विषय में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए चलते चलते थोड़ा बहुत। देखिए, राम मेरे आराध्य हैं, और मेरे मन में बहुत समय से था कि मैं उनके चरित्र पे कुछ लिखूं। चल तो रहा था, लेकिन कैसे होगा ये मैं नहीं समझ पा रहा था। और अभी पिछले वर्ष फिर एकाएक मन में हुआ कि रामचरितमानस का दोहाकरण किया जाए, और बस वहीं से एक संकल्प लिया, एक निश्चय लिया, और मैंने लिखना शुरू किया। दोहों में रामायण, ये विश्व में शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये काम किया है। दोहों में रामायण? हाँ, संपूर्ण रामायण को दोहों में लिखा है, और 2008 दोहे हैं, 2008 सवैया छंद हैं इसमें, और जो इसका युद्ध है वो आला छंद में मैंने लिखने का प्रयास किया, और लिखा है अथ श्री महा आनंद रामायण। बहुत जल्द श्रुति श्रोताओं के हाथ में, राम भक्तों के हाथ में होगी, और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जब ये पुस्तक आ जाए तो इसे अपना भरपूर स्नेह दें, प्यार दें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राम की कथा को कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने सोच के अनुसार कहा। मैंने भी राम का चरित्र लिखा है इस पुस्तक में, और आप पाएंगे कि किन्हीं चौपाइयों पे तुलसी जी द्वारा विवाद होता है, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि उन चौपाइयों का जो वास्तविक अर्थ है उनको दोहों के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया। तो सुनने जब आप लोगों के हाथ में आएगी, और मेरे YouTube चैनल पे भी मैं डालता रहता हूँ, तो आप उसे भी सुनिए। और ये दर्शकों को हम बता दें, एक बहुत नायाब बात है कि पहली बार विभाग जौनपुरी जी ने रामायण को दोहावली में लिखा है। जरूर सुनिएगा जब आएगी पुस्तक। लेकिन फ़िलहाल हम आपसे एक सवाल और है मेरा छोटा सा, कि आपके बहुत सारे गीत की जानकारी मिली है कि बहुत सारी फिल्मों में भी आप इस समय वर्तमान में गीत लिख रहे हैं, तो कुछ अगर आप जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें तो चल देते। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। कई ऑफर आते हैं, अभी पीछे भी एक फिल्म के लिए आया था, तो मैं मेरे तेवर का कवि हूँ जी, विभाग जौनपुरी। हाँ, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं चोली घाघरा और इस तरह से मैं नहीं लिख पाता हूँ, इसलिए मैं मना कर देता हूँ हाथ जोड़ के। पैसा सबको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं लक्ष्मी के लिए सरस्वती का अपमान कर दूँ, ये मेरे रक्त में नहीं है, तो मैं प्रेम पूर्वक उन्हें मना कर देता हूँ। हालांकि अभी एक उसे मैं मतलब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आप मुझे मेरे गीत एक भोजपुरी फिल्म में सुनेंगे। मेरे पास ऑफ़र है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अच्छा लिख के उनको दे सकूँ। अगर हो गया तो ज़रूर आप सुनेंगे। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके ये गीत भोजपुरी और हिंदी और तमाम जगहों पे सुनने को मिले। और चलते चलते 2 लाइनें अगर आप हमारे श्रोताओं को दे दें और सुना दें तो। बिल्कुल, मैं एक अपनी कविता, क्योंकि कोरोना चल रहा है जी, और कई लोग आहत हो गए हैं। सुनिए पंक्तियाँ। एक कविता कोरोना पे मैंने लिखी कि होना है जो होता ही है, कैसा रोना धोना, अब जीवन के संग चलेगा वायरस डार्लिंग मोना। क्या बात। अब जीवन के संग चलेगा वायरस डार्लिंग मोना, तो बदलो खुद को, आदत डालो जो है अच्छी अच्छी। क्या बात। खेलो कूदो बच्चों के संग, बनकर तुम भी बच्ची। रोजाना व्यायाम करो तुम मेरे बाबू सोना, अब जीवन के संग चलेगा डार्लिंग वायरस मोना। बहुत
अब जीवन के संग चलेगा वायरस डार्लिंग मोना। सर आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय bollywoodcalendar.com को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बुलंदियां आपने हासिल की है, लगातार जीवन में इसी बुलंदियों पे आप रहें ताकि एक बार फिर बॉलीवुड की टीम आपके समक्ष आ सके और आपसे फिर से बात कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप बार बार आएँ, बुलंदियाँ रहें या ना रहें, लेकिन आपका सदैव स्वागत है। तो दोस्तों ये थे कवि बेबाक जौनपुरी और आप देख रहे थे bollywoodcalendar.com मेरे यानी महावीर मिश्रा के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।